फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले जो देश का सबसे पहला अखबार था आजादी के समय का। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नेशनल हेराल्ड को ताला लगा दिया गया है उसके ऑफिस को, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले अगर विपक्ष को ऐसे ही बर्बाद करती रही बीजेपी और गिरफ्तार करती रही तो चुप नहीं बैठेंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी ने जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल का किया विस्तार, 9 मंत्रियों को दिलाई शपथ। बाबुल सुप्रियो भी बने दोस्तों इसमें मंत्री, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राजा भैया का नया शगुफा, जी राजा भैया के पापा का नया शगुफा। बोले फिलहाल ये जो वो बनाया गया गेट मुहर्रम का, इसको तत्काल में निकलवाओ, सब हिंदू एक हो जाओ। अब आप समझिए दोस्तों अब मुहर्रम का गेट बनाया गया गांव में, उसको लेकर भी दोस्तों सियासत तेज हो गई कुंडा गांव में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इमरान प्रतापगढ़ी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले लोकतंत्र को कुचलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले फिलहाल जात पात की राजनीति करती है बीजेपी, सच बोलने को तैयार नहीं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें जयराम रमेश ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले फिलहाल इंसाफ के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहेंगे इंसाफ के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नेशनल हेराल्ड, जी यंग इंडिया का दफ्तर को सील कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है, प्रदर्शन भी किया गया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात करती है बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर आपका गुजरात में दोस्तों अनोखा प्रदर्शन, बोले गरबा पे भी लगा दी गई जीएसटी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया का दफ्तर को सील कर दिया गया, जिसके बाद आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोल दिया। दरअसल दोस्तों ये देश का सबसे पहला अखबार था जो आजादी के समय का था। अब आपको बता दें उस अखबार पर रोक लगा दी गई, उस दफ्तर पर सील कर दिया गया है और वहां पर किसी को भी अंदर जाने की मनाही है। आपको बता दें ईडी ने यह कार्रवाई करते हुए जो यहाँ पर नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के सबसे पहले अखबार को बंद किया गया है और इसी तरीके से देश के लोकतंत्र को भी कुचला जा रहा है। राहुल ने कहा कि आज एक एक कर विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चुपचाप बैठने वाले नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जितनी भी कंपनियां हैं जो दुरुपयोग कर रही हैं दोस्तों, जिस तरीके से ईडी सीबीआई एनआई का यूज किया जा रहा है, उसको लेकर राहुल ने जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और आज जो दोस्तों देश में हो रहा है इसको लेकर भी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं फेल तो हो ही गए। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में अगर किसी मुद्दे पर बात होती है तो वो सिर्फ एक मुद्दा नहीं होता। आज किसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री बात करने को तैयार नहीं है। हमने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों और फिर कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास या फिर यूं कहते हैं कि देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों नेशनल हेराल्ड जो यंग इंडिया के दफ्तर को सील किया गया है, ये एक तरीके से इंडिया के यंग लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं हमला किया है बीजेपी ने। आज दोस्तों जिस तरीके से उस अखबार को प्रताड़ित किया जा रहा है जो देश का सबसे पहला अखबार था, जिसने दोस्तों आजादी के समय आप समझिए इस अखबार ने एक अहम भूमिका निभाई थी, जी हाँ, और ये देश के लिए बहुत गर्व की बात थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कुचलना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर दोस्तों अपनी वाहवाही करना चाहते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इस खिलवाड़ को दोस्तों बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं और उस बात को दोस्तों सुनने में वो अच्छी लगती है, लेकिन आज जो देश में हो रहा है वो आपके और हमारे सामने, तो कम से कम प्रधानमंत्री ये नाटक ना करें जो देश में हो रहा है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राज्यसभा में फिर से दोस्तों एक बार हुआ भयंकर हंगामा। जी दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी पर संजय सिंह का बड़ा हमला। बोले फिलहाल ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात करती है बीजेपी। देश में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करती। आपको बता दें, संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल खिलाड़ियों के लिए जो बिल लाया गया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश का युवा और बेरोजगार जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है। संजय सिंह ने कहा कि आज देश में जीएसटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, महंगाई का जो पैरामीटर है दोस्तों वो लगातार ऊपर चला जा रहा है, और ऐसे में दोस्तों सरकार ने एक तरीके से देश में बेरोजगारी बढ़ा दी है। आप समझिए, अगर दोस्तों देश में आवाजें उठती हैं तो उस आवाजों का कोई मतलब है। अगर देश में दोस्तों कोई 1 रुपए का सामान भी खरीदता है तो उसकी जेब से आज 10 रुपए चले जाते हैं। आप समझिए, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में हो गई है, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में हो गई है, 100 रुपए की चीज 1000 में हो गई है, 1000 की चीज लाख की हो गई है। आज इस देश का यह हाल बना दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। देखिए दोस्तों, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं, लेकिन अफसोस की बात दोस्तों वो अच्छे दिन आज तक ना आपको दिखाई दिए, ना मुझे और ना किसी और को। क्योंकि प्रधानमंत्री को साफ लगता है कि देश को सिर्फ इसी तरीके से ठगा जा सकता है। देश में हिंदू मुसलमान करो और साफ एकजुट होने की बात कर दो कि सारे हिंदू भाई एकजुट हो जाओ। इससे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों कि मुस्लिम एक तरफ हो जाएंगे और हिंदू भाई एक तरफ हो जाएंगे, यानी कि सरकार की चांदी चांदी सोना ही सोना, सारे वोट हमें ही मिले। और बीजेपी की ये जो चालें हैं दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग तो सच में दोस्तों ये सोचकर ही वोट दे देते हैं कि बीजेपी है तो हम सुरक्षित हैं, जबकि दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा संख्या हमारे हिंदू भाइयों की ही है। लगभग दोस्तों मुस्लिम भाइयों की संख्या 30% है तो हिंदू भाइयों की संख्या 70% है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है 40% का। इतना बड़ा गैप दोस्तों चाहकर भी मिटाया नहीं जा सकता। सब जानते हैं कि इंडिया में मुसलमान की संख्या बहुत कम है अकॉर्डिंग पाकिस्तान, क्योंकि दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे तो ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 9 मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें बाबुल सुप्रियो का नाम भी है। जी हाँ, बाबुल सुप्रियो को भी मंत्री बनाया गया है। आपको बताते चले बहुत दिन से जो यहाँ पर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बात चल रही थी, जिसके बाद ममता बनर्जी भी वहां पर शामिल रही और सबको जो यहाँ पर सदस्यता दिलाई। इसी के साथ साथ आपको बता दें ममता बनर्जी ने जैसे ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है दोस्तों, बीजेपी अब कमजोर कड़ियों को ढूंढने में लग गई है। कमजोर कड़ी से मेरा अर्थ यह है दोस्तों कि अब बीजेपी उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करेगी जो ममता बनर्जी के खिलाफ जाए। जो लोग दोस्तों बेसिकली कह सकते हैं जो लोग ममता बनर्जी के साथ नहीं है, या फिर जो ममता बनर्जी जिस हिसाब से दोस्तों अपनी कार्रवाइयां करती हैं उसको लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति काफी साफ सुथरी मानी जाती है। ये आप भी जानते हैं कि आज देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है दोस्तों, उसको लेकर कई बातें उठ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मुद्दे से वाकिफ नहीं है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर फेल हो चुका है दोस्तों। और आज देश की जो परिस्थितियां हैं, जो देश का माहौल है दोस्तों, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा कि आज देश में एकजुटता की जरूरत है, और देश में जिस तरीके से सांप्रदायिकता बढ़ रही है दोस्तों, इसके जिम्मेदार आप भी समझते हैं कि क्या चीज हो रही है, और कहीं ना कहीं इन चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि देश में दोस्तों अगर इस तरीके का माहौल होगा तो देश में कई आवाजें भी उठेंगी और देश के कई मुद्दों पर बात भी होंगी। तो सरकार कम से कम दोस्तों ये तय कर ले कि वो देश के साथ है या फिर देश के खिलाफ है। और ममता बनर्जी के इन कमजोर कड़ियों को ढूंढने में लगी रहेगी बीजेपी। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी बीजेपी पर भारी पड़ी है, और मंत्रिमंडल के बाद क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि अब बीजेपी कमजोर कड़ियों को ढूंढेगी। जिनको मंत्री पद नहीं दिया गया, जाहिर सी बात है नाराज होंगे कुछ लोग, और ऐसे ही कमजोर कड़ी को बीजेपी ढूंढ निकालेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों गुजरात में आम आदमी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ गुजरात में प्रदर्शन किया। आपको पता हो दोस्तों गुजरात में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, और कभी भी जो यहाँ पर गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें गुजरात चुनाव और हिमाचल प्रदेश के चुनाव एक साथ होंगे। ऐसे में ये बताया जा रहा है कई राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे, तो उसमें दोस्तों गुजरात नंबर 1 पर है। और यही कारण है जो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अनोखा प्रदर्शन किया
गरबा कर। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने जो गरबा कंपटीशन होता है दोस्तों उस पर भी जीएसटी लगा दी है। जी हाँ, गरबा पर भी मोदी सरकार ने जीएसटी लगा दी है, यह आम आदमी पार्टी का कहना है। और आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से ये सब कुछ करती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आम आदमी पार्टी जो कर रही है, और कहीं ना कहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी जिस तरीके का ये सब कुछ कर रही है उससे ये साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम कर रही है। देश में दोस्तों जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उसको लेकर आज देश कहीं ना कहीं एक परिस्थिति से गुजर रहा है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के हित में बात करने की कोशिश की दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि देश का आज जो माहौल है तो जाहिर सी बात है सरकार और देश की जनता के बीच में बिल्कुल भी बात नहीं बन रही है। और इससे ये साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में दोस्तों एक तरीके की सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम तो करती ही है, लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों अब गरबा पर भी जीएसटी लगा दी गई। यानी कि दोस्तों ये बनेंगे हिंदू भाइयों के हितैषी, जो आप समझिए त्योहारों पर ही जीएसटी लगाना है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का अनोखा प्रदर्शन किया दोस्तों, ये देखकर भी कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के पीछे अच्छे से जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी पड़ गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मुहर्रम के गेट को लेकर फिर से हुई एक बार सियासत तेज। दरअसल दोस्तों सारे हिंदू भाई हो जाओ एकजुट। जी हाँ, ये किसका कहना है? राजा भैया के पिताश्री का। अब राजा भैया कौन है दोस्तों? राजा भैया वही है दोस्तों जो मुसलमानों के खिलाफ आए दिन अपने मुंह से भड़काऊ भाषण निकालता रहता है। जी हाँ, यूपी का ये एक मंत्री है दोस्तों, और ये योगी सरकार का खास भी माना जाता है। आपको बता दें दरअसल दोस्तों कुंडा गांव में एक गेट बनाया गया है मस्जिद आकार का। और दोस्तों मुहर्रम आ गया, क्योंकि आप समझते हैं कि मुहर्रम आए हुए हैं, तो मुहर्रम के चलते दोस्तों एक गेट बनाया गया है और उस गेट में जो है यहाँ पर सबको गुजरने की बात बोली जा रही है। आपको बताते चले इस गेट को लेकर दोस्तों कई सवाल खड़े हो गए। राजा भैया के पिताश्री जो हैं उन्होंने कहा कि इस गेट को हटवाया जाए और सब लोग एकजुट हो जाओ और सरकार से शिकायत करो कि इस गेट को हटवाए सरकार। आपको बता दें दोस्तों जब भी कभी आपको पता होगा कि दोस्तों रामनवमी आती है या जो दुर्गा माता बैठती है दोस्तों, दुर्गा जी बैठती हैं या गणेश जी बैठते हैं दोस्तों, तब भी इस तरीके के पंडाल और गेट बनाए जाते हैं। वैसे ही दोस्तों जब मुहर्रम आते हैं तो लोग स्वागत के लिए एक गेट टाइप का बना देते हैं। अब आप देखिए इस गेट पे भी सियासत शुरू कर दी। अब दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब हगने पर भी सियासत होगी कि इसने यहाँ पर, ये मुसलमान है इसने यहाँ पर क्यों हक दिया, वो हिंदू है तो उसने वहां पर क्यों हक दिया। आप समझिए बस अब यही रह गया अब इतना, इसने यहाँ सुसु क्यों कर दी और उसने वहां सुसु क्यों कर दी दोस्तों, क्योंकि जो देश में देखने को मिल रहा है ना, और उसके बाद तो यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी दोस्तों अब टट्टी पर भी रोक लगा देगी। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की राजनीति चल रही है और इनके मंत्रियों के माँ बाप जिस तरीके की राजनीति कर रहा है ये भी दिखाई दे रहा है। अरे भैया मुहर्रम है, अगर एक गेट बना लिया मुस्लिम समुदाय ने स्वागत के लिए उनके ही क्षेत्र में उनकी जगह पर, तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई दोस्तों। लेकिन गांव वाले होने के कारण गांव में नफरत तो फैलानी ही पड़ेगी वहां के वोटरों को साधने के लिए। तो भैया राजा भैया के पिताश्री ने सारे गांव वालों को इकट्ठा करा है और कहा कि सारे हिंदू एक हो जाओ और सरकार से शिकायत करो कि मुसलमान अपना ये गेट हटाए यहां से। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि गेट पूरे गांव में फैला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरीके का मामले क्रिएट करती है दोस्तों ताकि आगे भी इस तरीके की चीजें चले। और मैंने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा कि सरकार की राजनीति हमारे दिमाग से काफी परे है। बीजेपी दोस्तों जो देश में करती है वो भी आपको दिखाई दे रहा है और जो आगे करेगी वो भी हमें दिखाई देगा। तो प्रधानमंत्री कम से कम दोस्तों ये समझ लें कि आज देश में क्या हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि देश की बिगड़ती स्थिति परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी हैं, लेकिन सरकार की राजनीति वहीं की वहीं है दोस्तों। पहले भी ये लोग बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से चली आ रही है राजनीति, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अलग थे दोस्तों। उनके सामने ये राजनीति उन्हें पसंद नहीं थी और बहुत अच्छी बात थी उन्हें जो ये राजनीति पसंद नहीं थी, लेकिन उनके आपस के नेताओं को ये राजनीति बहुत पसंद थी। जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, उनके समय पर ही दोस्तों कश्मीरी पंडितों का ये हाल हुआ था। हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो थे दोस्तों उनको भुगतना पड़ा था। बताया जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जो भड़काऊ भाषण दिए थे मुस्लिमों के खिलाफ, और उसके बाद ही दोस्तों कश्मीर में ये आग भड़की थी और वहां से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था। हालांकि इस दंगों में दोस्तों कई मुसलमान मारे गए थे और जो यहाँ पर कश्मीरी पंडित तो कम ही मारे गए थे, लेकिन मुस्लिम ज्यादा मारे गए थे बताया जाता है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों एक बार फिर से दोस्तों सदन में हुआ हंगामा। कांग्रेस की दोस्तों आपको बता दें सांसद रंजीत राणा ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले मोदी कहते हैं अगर कोई मर जाए तो मरे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों रंजीत राणा एक ऐसी सांसद है जो न सिर्फ दोस्तों मुंह से बीजेपी की बखिया उधेड़ देती है, बल्कि दोस्तों काफी ताकतवर भी मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों इनकी राजनीति काफी अच्छी है। आपको बता दें रंजीत राणा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में जानबूझकर नफरत फैलाने का काम करती है, वह महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करती। रंजीत राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे कहते हैं कि अगर कोई मरता है तो मरे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। आपको बता दें रंजीत राणा ने कहा कि बीजेपी ने लोगों को गैस के चूल्हे का झांसा दिया और कहा कि हम 16 लाख गैस के टंकियां चूल्हे बांट रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए आज टंकी का भाव हो गया 1200 रुपए। जो चूल्हे फ्री बांटे गए थे गैस के एलपीजी के, वो अब घरों में दोस्तों खड़े पड़े हुए जंग खा रहे हैं, क्योंकि जिन गांव वालों को दिए गए थे दोस्तों ये चूल्हे वगैरह ग्रामीण क्षेत्रों में, अब वहां की महिलाएं दोस्तों चूल्हे पर ही वापस आ गई हैं। जिन लोगों को मोदी जी ने कहा था कि हम आ गए, अब किसी भी बहनों को चूल्हा नहीं फूकना पड़ेगा, हम गरीबी दूर कर देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद महंगाई दोस्तों 4 गुना बढ़ गई। गरीबी का तो दोस्तों कुछ अता पता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के जो दावे थे वो पूरी तरीके से फेल हो गए। इस देश के प्रधानमंत्री को लगता है दोस्तों कि मैं हमेशा सत्ता में रहूंगा, आज सत्ता में हूं, कल भी रहूंगा, परसों भी रहूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ये बात ना भूलें कि देश में जो सत्ता का लालच करते हैं उनका ही सबसे पहले पत्ता कटता है, क्योंकि दोस्तों राजनीति से कब कौन आउट हो जाएगा, कब राजनीति उठाकर बाहर फेंक देगी किसी को नहीं पता है। प्रधानमंत्री इस लालच में है कि मैं तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाऊं और जो बची कुची देश की संपत्तियां बची हैं उनको भी बेच खाऊं। जी हाँ, जिस तरीके से अपने लिए एरोप्लेन खरीदे जाते हैं, अपने लिए संसद बनाया जाता है कि मोदी सरकार का जो नाम है दोस्तों वो मरने के बाद भी अमर हो जाए। मोदी जी पूरी कोशिश करते हैं कि भैया गांधी जी चले गए, उनका नाम हो गया, उनका नोट पे फोटो छप गया, मैं भी अमर होना चाहता हूं, मैं भी जब इस दुनिया में नहीं रहूंगा दोस्तों तो मेरा भी फोटो छपे, बस मेरी ही चर्चा हो। और ये नरेंद्र मोदी दोस्तों आने वाले कल के लिए सारे इंतजाम कर रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मायावती ने फिर से दोस्तों एक बार दिखा दिया अपना असली रंग। बोली फिलहाल मैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में मार्गरीटा को नहीं बल्कि धनकर को सपोर्ट करूंगी। अब दोस्तों ये बात तो हमें पता ही थी, हालांकि हमें चौंकना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि मायावती बीजेपी के लिए काम करती हैं। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जितवाया, और उसके बाद दोस्तों उन्होंने अखिलेश यादव को हरवाकर बीजेपी की सरकार बनवाई, और उसके बाद अभी फिर चुनाव हुए थे, फिर मायावती ने उपचुनाव में अखिलेश को हरवाया और बीजेपी की जीत करवाई। अब ये सब कुछ क्यों करती है, लंबी कहानी में फिर से एक बार आपको बता देता हूं। मायावती की सारी काली कमाई की संपत्तियां बीजेपी ने पकड़ ली थी। आपको याद हो कि बीजेपी ने छापे मारे थे मायावती की संपत्ति पर और उनके भाई की संपत्ति पर। उन्होंने दोस्तों उनके भाई ने बाकायदा काले धन की संपत्तियां अपने नौकर के नाम पर भी खरीद रखी थी। उन सबको बीजेपी ने ढूंढ निकाला था। मायावती की संपत्ति, उनके परिवार की जितनी भी काले कमाई की संपत्ति और उनके भाई की संपत्तियां, सबको जो है वहां बीजेपी ने सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा जो यहाँ पर जांच में पकड़ लिया था। जिसके बाद दोस्तों मायावती कहने लगी कि अब मैं इस उम्र में जेल में तो नहीं जा सकती, इसीलिए दोस्तों मायावती ने डर के मारे बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए। और ये आपको अलग ही लगता भी होगा, क्योंकि पहले मायावती दोस्तों बीजेपी के ऊपर खुला भड़कती थी, लेकिन आज मायावती दोस्तों बीजेपी के आगे पूरी तरीके से फेल हो गई हैं। और यकीन मानिए दोस्तों आज जो देश में हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि देश का प्रधानमंत्री 1-2 का 4 और 4-2 का 1 करने में लग गए हैं। भैया प्रधानमंत्री आप जो मायने में लखन तो है नहीं जो 1-2 का 4 और 4-2 का 1 करेंगे। सीधे तरीके से आप देश को चलाइए। खास कर आपको ये भी बता दूं मैं कि भजिए बेचने वाला, चाय बेचने वाला रोजगार नहीं होता। अगर आप अभी भी गलत फहमी में कि जो चाय बेच रहा है और भजिए बेच रहा है वो रोजगार है, वो आपकी वजह से मिला, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। ये तो सदियों से चला आ रहा है। फिलहाल दोस्तों प्रधानमंत्री को हम फिलहाल कुछ देर और इसी भ्रम में रहने देते हैं कि चाय और भजिए बेचना भी रोजगार है। फिलहाल दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको जरूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिल जाए।